नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। यह वीडियो नंबर 1 है पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित। इसके पहले भी कई सारे वीडियोज इस YouTube चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं, जिन्हें आप डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में जा कर के देख सकते हैं। पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी सिस्टम, इसे संबंधित पर्यावरण एक परिचय, इनके प्रश्नों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं प्रश्नों को। अब एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, ऐसे में प्रीवियस ईयर की भूमिका बढ़ जाती है। आप प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को बार बार रिवाइज करिएगा, क्योंकि यह ऐसे प्रश्न हैं जिनसे डायरेक्ट एग्ज़ाम में आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो कह रहा है कि पर्यावरण अखंडता और सामुदायिक स्वास्थ्य प्रारूप का प्रस्ताव किसने दिया? तो यह दिया था रेडमैन ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न पूछ रहा है कि पर्यावरण से अभिप्राय है, तो अब पर्यावरण से अभिप्राय ऑप्शन नंबर ए में बताया गया भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे होती है। या ऑप्शन नंबर सी कह रहा है भौतिक जीवन एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं। तो यह तीनों ऑप्शन सही है, यानी उपयुक्त चारों। हमने इसलिए पढ़ के बता दिया कि आपको यह पता होना चाहिए, नहीं तो मैं उपयुक्त चारों कह करके आगे निकल सकता था। लेकिन यह ऑप्शन जो है ना, यहीं से प्रश्न पूछेगा। व्याख्या में सेम चीज़ें दी गई हैं, यहाँ कुछ बातें बताई गई हैं कि पर्यावरण जो है इसमें क्या क्या शामिल है। इसमें शामिल है स्थलमंडल, जीवमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। स्थलमंडल के एग्जाम्पल हैं जैसे पर्वत, मैदान, रेगिस्तान इत्यादि। जीवमंडल पेड़ पौधे, जीव जंतु। जलमंडल में नदी, झील, तालाब, सागर। और वायुमंडल, ये तो आप समझ ही पा रहे हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, ब्रह्मांड या बाह्यमंडल। ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि पर्यावरण अपकर्ष से आप क्या समझते हैं? तो पर्यावरण अपकर्ष पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना और पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर सही है। 2006 में पूछा गया प्रश्न है, प्री के, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया, जिससे यह पता चल सके कि यह जो उत्पाद है यह पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाया है। तो इको मार्क, ऑप्शन नंबर बी सही है। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने इको मार्क आरंभ किया है। इको मार्क पर्यावरण अनुकूल उत्पादों की पहचान करने के लिए एक सरकारी योजना है। इसमें घरेलू तथा अन्य उपभोक्ता उत्पादों को मान्यता तथा पहचान दी जाती है, जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा उत्पादों के लिए तय किए गए पर्यावरणीय गुणवत्ता मापदंडों पर खरे उतरते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि नीचे कथनों पर विचार करें एवं कूट से सही उत्तर का चयन करें। कथन कह रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण स्वच्छ होता है, और कारण में बताया जा रहा है कि मानव क्रियाएं पर्यावरणीय प्रदूषण का कारण हैं। तो यहाँ पर प्राकृतिक पर्यावरण स्वच्छ होता है, क्या यह सही है? बिल्कुल, यहाँ पर दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, बस व्याख्या नहीं कर रहा है। व्याख्या हम देख लेते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण स्वच्छ होता है, पर्यावरण को प्रदूषित करने में मानव क्रियाएं उत्तरदायी होती हैं। ए सही है इसलिए, और आर भी सही है, लेकिन कारण की सही व्याख्या नहीं है। यदि प्रदूषण पर विचार किया जाए तो प्रदूषण का मुख्य कारण मनुष्य की क्रियाएं होती हैं। आज मनुष्य बम बना रहा है,
युद्ध कर रहा है, पॉलीथीन बनाया है। तो इस प्रकार से कई क्रियाएं मनुष्य की हैं। यहाँ पर बताया गया औद्योगिकरण, नगरीकरण, वन काट रहा है मनुष्य। तो ये सब वायु प्रदूषण अपने स्वास्थ्य के लिए कर रहा है, जो कि खतरा है, पृथ्वी के जीवन पर, अस्तित्व पर खतरा है। लेकिन मनुष्य कहाँ ही समझने वाला है। प्रश्न कह रहा है कि विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही है। 1991 में विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ होता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि 183 देशों के सहयोग से, 183 देश ने सहयोग किया 1991 में, तब यह आरंभ होता है विश्व पर्यावरण सुविधा। यह वैश्विक पर्यावरण समस्या के हल व सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करता है। 1992 में रियो पृथ्वी सम्मेलन के दौरान इसकी स्थापना की गई। यानी बात 1991 में चली और स्थापना 1992 रियो सम्मेलन, रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राज़ील का शहर है, वहाँ पर इसकी स्थापना होती है। अब दूसरा चैप्टर है जैव मंडल एवं बायोम, बायोस्फीयर एंड बायोम। इससे संबंधित प्रश्न यहाँ पर हम देख लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा जैव भंडार विश्व श्रृंखला के जैव भंडार आरक्षित क्षेत्रों में सम्मिलित नहीं है। यानी इनमें से 3 ऐसे हैं जो विश्व श्रृंखला के जैव भंडार आरक्षित क्षेत्र में सम्मिलित हैं, एक नहीं है। 2023 में प्रश्न आया था PCSJ में। तो यह है मानस, ऑप्शन नंबर बी सही है। बाकी नंदा देवी, नीलगिरी और मन्नार की खाड़ी या घाटी सम्मिलित है। अब यहाँ पर व्याख्या में बताया गया, निम्न में से मानस जो कि असम में अवस्थित है, जैव भंडार विश्व श्रृंखला के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में शामिल नहीं है। मानव एवं जैव मंडल, मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम यूनेस्को द्वारा 1971 से शुरू किया गया एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है, जिसका मुख्य उद्देश्य मानव एवं पर्यावरण के संबंधों के मध्य सुधार एवं वैज्ञानिक आधार स्थापित करने से है। विश्व जैव मंडल आगार में भारत के 12 प्रमुख जैव मंडल आगार सम्मिलित हैं। नंदा देवी को 2004 में और नीलगिरी को सन 2000 में और मन्नार की खाड़ी 2001 में इस सूची में शामिल किए गए। प्रश्न पूछ रहा है भाई, प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न हैं ना, वह इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। कभी कभी तो सीधा प्रश्न पूछ लेगा, या जो व्याख्या हम कर रहे हैं वहाँ से प्रश्न पूछ लेगा। तो इसे इतना हल्के में मत लीजिएगा। अगर आपको एग्ज़ाम पास करना है तो यह प्रीवियस ईयर की श्रृंखला आप 3 से 4 बार देखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा ही वीडियो देखिए, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर को 3 से 4 बार ज़रूर देखिएगा। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल आगार राज्य सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें से 3 सही सुमेलित है और 1 सही सुमेलित नहीं है। तो दिया है दिहांग दिबांग या देहांग दिबांग का नाम से यहाँ दिया है, उत्तराखंड बताया रहा। तो उत्तराखंड में दिहांग दिबांग नहीं है। बाकी कंचनजंगा सिक्किम में है, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में है और शेषाचलम आंध्र प्रदेश में स्थित है। 2022 में आया हुआ PCSJ में प्रश्न है यह, ठीक है। तो दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि प्रश्न में कहाँ बताया गया था, उत्तराखंड पूछा जा रहा था। तो दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, बाकी कंचनजंगा सिक्किम, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में और शेषाचलम आंध्र प्रदेश में। प्रश्न कह रहा है कि घटते उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित में कौन सा परितंत्र क्रम सही है। अब इसे आपको घटते उत्पादकता के क्रम में बताना है। तो सबसे ज़्यादा उत्पादकता क्रम जो है, सबसे ज़्यादा उत्पादकता होता है मैंग्रोव में, दूसरे नंबर पर है घास का मैदान, तीसरे पर झील और चौथे पर सागर। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ इसे व्याख्या के रूप में बताया गया है।
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इसमें जैव मंडल और अवस्थिति के विषय में पूछा गया है। तो सिमलीपाल जो है वो उड़ीसा में है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में स्थित है, और इसमें नौकरिक मेघालय में है, और नंदा देवी उत्तराखंड में है। देखो सिमलीपाल को ना अगर याद करना है तो आप सिमड़ी पाल बोलो। क्या बोलो? सिमड़ी। और उड़ीसा में उड़ा आता है और सिमड़ी में उड़ा आता है, तो इस प्रकार से यह याद रह जाता है। ऐसे कुछ ट्रिक लगा करके ही याद करना पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ सेम चीज़ें व्याख्या में भी बताया गया है, और ऑप्शन नंबर बी विकल्प बी सही है। प्रश्न कह रहा है कि सामान्यतया पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? नहीं पूछ रहा है, यानी 3 अंश होगा और 1 अंश नहीं होगा। 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, जैविकीय पर्यावरण या जैव पर्यावरण यह अंश है, लेकिन परिचालन पर्यावरण यह अंश नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। अब यहाँ पर बताया गया है कि सामान्यतः पर्यावरण को परिचालन पर्यावरण में विभाजित नहीं किया जाता है। पर्यावरण वास्तव में मौलिक एवं जैविक तत्वों के पारस्परिक कार्यवाही के संबंध को कहते हैं। इस प्रकार इस आधार पर निम्न प्रकार में विभक्त किया जाता है। भौतिक पर्यावरण नंबर 1, अजैविक तत्व, भू आकृतियाँ, जलवायु, तापमान, आर्द्रता। नंबर 2, सांस्कृतिक पर्यावरण। इसमें मानव द्वारा निर्माण पर्यावरण, जैसे निर्जात, धर्म, भाषा, रीति रिवाज, यह सब। और जैविक पर्यावरण तीसरे नंबर पर, जैविक तत्व जैसे मानव, पशु पक्षी, वनस्पति। और चौथे नंबर पर है संज्ञात पर्यावरण। अपने संसाधनों का उपयोग करने में जो प्रतिमा मानव के मन में आ जाती है उसे संज्ञात पर्यावरण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवोम नहीं है? तो जीवोम के बारे में पूछ रहा है। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है यह जीवोम नहीं है। बाकी रेगिस्तान, घास का स्थल और टुंड्रा यह जीवोम है। बायोम और जीवोम यह दोनों एक ही शब्द है। बायोम या जीवोम पारिस्थितिकी तंत्र का ही एक प्रमुख भाग है। इसके अंतर्गत वनस्पति एवं जीवों के समस्त क्रियाशील समूह शामिल किए जाते हैं। किसी प्रदेश विशेष की जलवायु, मिट्टी आदि कारकों से सामंजस्य स्थापित कर जो जटिल जैव समुदाय विकसित होता है उसे बायोम कहते हैं। बायोम के अंतर्गत निम्नलिखित तंत्र शामिल हैं: सदाहरित वन बायोम, पर्णपाती वन बायोम, सवाना बायोम, घास का स्थल या घास का मैदान भी कहते हैं, मरुस्थलीय या रेगिस्तानी बायोम, टुंड्रा बायोम। इस प्रकार परितंत्र बायोम नहीं है, बल्कि किसी बायोम में एक ही प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र होता है। कथन कारण के प्रश्न हैं। अभिकथन में कहा गया है जीवमंडल एक खुला विस्तृत तंत्र का उदाहरण है, और कारण में पूछ रहा है कि जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थ का निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। तो क्या यह सही है? नहीं, कारण तो सही नहीं है, और कथन सही दिया हुआ था इसमें। तो ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, जैसे ही आपको यह पता चल जाएगा कि इसमें से एक गलत है तो वह प्रश्न बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि अब जब गलत हो गया तो देखिए एक ही उत्तर मिलेगा आपको, बाकी आपको 3 से कोई मतलब ही नहीं है। RO मेंस 2017 में पूछा गया प्रश्न है यह। यहाँ पर व्याख्या महत्वपूर्ण है, उसे हम देख लेते हैं।
जैव मंडल के अंतर्गत समस्त जैविक व अजैविक संघटकों को शामिल किया जाता है। जैव मंडल वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल का सम्मिलित रूप है। यहाँ पर बताया गया है कि स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल, अब इन तीनों का जो ये क्षेत्र है, मिलन क्षेत्र, इसे जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल जीव मंडल खुला विवृत तंत्र यानी ओपन सिस्टम का एक उदाहरण है। जीव मंडल में पदार्थ एवं ऊर्जा का निवेश एवं बहिर्गमन सतत रूप से होता रहता है। अभी इसके बारे में बताया गया है। प्रश्न कह रहा है कि जैविक एवं अजैविक संघटकों के मध्य बिचौलियों का कार्य करता है। तो बिचौलियों का कार्य करता है वियोजक, ठीक है, इसे अपघटक भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ ऑप्शन में बताया गया है कि जैविक एवं अजैविक संघटकों के मध्य बिचौलियों का कार्य अपघटक करते हैं। वियोजक सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृत पौधों, जंतुओं तथा जैविक पदार्थों को वियोजित, सड़ाना गलाना करते हैं। इस क्रिया के दौरान ये अपना भोजन भी निर्मित करते हैं तथा जटिल कार्बनिक पदार्थों को एक दूसरे से पृथक करके उन्हें सामान्य बनाते हैं, जिसका स्वपोषित प्राथमिक उत्पादक हरे पौधे पुनः उपयोग करते हैं। इसमें नोट्स दिया हुआ है कि इसमें से अधिकांश सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया तथा कवक के रूप में मृदा में रहते हैं। कवक को फंजाई भी कहते हैं, फंगी। निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है? फसली भूमि मानव जनित जीवों है जिसे मानव तैयार करता है। अब यहाँ पर सेम चीज़ें एग्जाम्पल में भी बताई गई हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि यहाँ एक चीज़ और बता दिया गया, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है यह, इसका व्याख्या देख ही लेते हैं हम। व्याख्या कह रहा है कि पृथ्वी पर पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र बायोम कहलाते हैं। फसली भूमि को कृत्रिम तथा मानव जनित जीवों का उदाहरण माना जाता है, जबकि शेष प्राकृतिक जीवों के उदाहरण हैं जितने भी दिए हुए थे ऑप्शन में। अब यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पर बायोम का चार्ट है यह, ठीक है। देखो बायोम में दो प्रकार हैं, स्थलीय बायोम और जलीय बायोम। जलीय बायोम में सागरीय बायोम होता है, प्रवाल भित्ति बायोम होता है। सागरीय बायोम में नदी, झरना, झील और तालाब। और जो वनीय बायोम है, स्थलीय बायोम को भी 4 भागों में बांटा गया है: वन, घास भूमि, मरुस्थल और टुंड्रा। घास भूमि में सवाना और शीतोष्ण घास भूमि है, और वन में इतने प्रकार के वन पाए जाते हैं: उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मानसूनी वन, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, भूमध्य सागरीय वन बायोम, शीतोष्ण या शंकुधारी वन बायोम या टैगा बायोम जिसको बोलते हैं, और शंकुधारी पर्णपाती वन बायोम। तो यह महत्वपूर्ण है। और यह वनीय बायोम में 7 प्रकार यहाँ पर बताया गया है। तो सेम इसी चीज़ को आप देख लीजिएगा और इस चार्ट को आप लिख लीजिएगा पेन कॉपी में और बार बार रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 2 भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। तो इसे कहते हैं इकोटोन, ठीक है। मान लीजिए यह कोई क्षेत्र ए है और यह कोई क्षेत्र बी है, तो ये जो बीच वाला ही है ना, ये बीच वाला, इसे कहते हैं इकोटोन। 2 भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। इकोटोन 2 परितंत्रों के मध्य अथवा 2 भिन्न समुदाय के मध्य स्थित संक्रमण क्षेत्र है, जिनमें दोनों परितंत्रों की विशेषता पाई जाती है। इकोटोन में जैव विविधता दोनों ही और समुदाय की तुलना में अधिक होती है। इस परिघटना को एज इफेक्ट कहते हैं।
नोट में बताया गया कि घास भूमियाँ, ज्वार नदमुख व नदी तट आदि को इकोटोन के उदाहरण हैं। आदि क्या है? इकोटोन के उदाहरण हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक क्षेत्र के प्ररोहण के समयांतर क्रमबद्ध परिवर्तन को कहा जाता है, तो इसे कहते हैं अनुक्रमण। इतनी क्लिष्ट हिंदी है ना कि इसके इंग्लिश वर्जन को हमको देखना पड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश में नहीं दिया हुआ है, तो इसे याद कर लीजिएगा कि इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एक क्षेत्र के प्ररोहण में समयांतर क्रमबद्ध परिवर्तन को पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहा जाता है। जैविक समुदाय में प्रकृति के प्रति गति पाई जाती है जो समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। अनुक्रमण वह प्रक्रम है जिसके द्वारा किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति और जंतु प्रजातियों के समुदाय समय के साथ एक दूसरे समुदाय में परिवर्तित हो जाते हैं, दूसरे समुदाय का स्थान ले लेते हैं। इसे पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जैव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है, तो ऑप्शन नंबर डी आनुवांशिक विभिन्नता का क्षेत्र है। जैव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र आनुवांशिक विभिन्नता का क्षेत्र। प्रीवियस में 2 बार पूछा गया प्रश्न है। व्याख्या में बताया जा रहा है कि जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र स्थलीय और तटीय पारिस्थितिकी प्रणाली में आनुवांशिक विविधता बनाए रखने वाला बहुउद्देशीय क्षेत्र है। वर्तमान में भारत में कुल 18 जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं। आप इसे ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा कि कितने जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं। इन 18 जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्रों में से 12 को यूनेस्को ने जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र के विश्व नेटवर्क पर मान्यता प्रदान की है। ध्यातव्य है कि पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को द्वारा 2020 में अपनी मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम यानी मैब सूची जो है उसमें 12वें स्थल के रूप में शामिल किया। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नगनीकरण, प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। ठीक है, तो जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम इस प्रकार होगा। यही बताया गया फिर से। नगनीकरण या वनस्पति रहित जहाँ पर है, जहाँ पर वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती हैं उसे नगनीकरण कहते हैं। प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। जैव अनुक्रमण को क्रमागत विधि के रूप में व्याख्यायित करने वाले वैज्ञानिक का नाम ओडम है। महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा, याद रखिएगा आप इसे। प्रश्न कह रहा है कि प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है। बहुत आसान सा प्रश्न है, RO में 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो वह गैस है नाइट्रोजन। यहाँ बताया गया है कि नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन 20.95%, आर्गन 93%, 0.93%, सॉरी आर्गन कितना है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%, नियान 0.0018% और हीलियम 0.0005%। यह वायुमंडल में जितनी गैसें पाई जाती हैं उनका मिश्रण बताया गया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो बड़े शिकारों की भूमि उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र को मानते हैं। प्री 2019 में पूछा गया प्रश्न है। सवाना बायोम में अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर्कलैंड या पार्कलैंड भूमि है, जहाँ घास भूमियों में यत्र तत्र वृक्ष भी पाए जाते हैं। 5 मीटर लंबी एवं सघन हाथी घास सवाना प्रदेश की प्रमुख घास है। जितने भी यहाँ प्रीवियस ईयर में फैक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं ना, जैसे
5 मीटर लंबी एवं सघन हाथी घास सवाना प्रदेश की प्रमुख घास है, या यदाकदा वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है, इन्हीं से फिर प्रश्न बन जाएंगे। अफ्रीका, ब्राज़ील, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया इसके मुख्य क्षेत्र हैं। किसके? सवाना बायोम के। वेनेजुएला में इस बायोम को लानोस कहते हैं। वेनेजुएला में सवाना बायोम को लानोस कहा जाता है। सवाना बायोम में पेड़ पौधे और जंतुओं में सूखे को सहन करने की क्षमता होती है। इस प्रदेश के वृक्षों में अधिक विविधता नहीं पाई जाती। इस बायोम में हाथी, दरियाई घोड़ा, जंगली भैंस, हिरण, जेब्रा, चीता, सिंह, तेंदुआ, गीदड़, घड़ियाल, एमू, शुतुरमुर्ग आदि विविध जीव जंतु पाए जाते हैं। इसलिए इस क्षेत्र को बड़े बड़े शिकारों की भूमि, अफ्रीकन सफारी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि नेक्स्ट इकोलॉजी और इकोसिस्टम से संबंधित प्रश्न होगा, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यह वीडियो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसा हम आशा करते हैं। और यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।